दिल्ली में सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी। दिन चढ़ने के साथ पोलिंग बूथों पर बढ़ रही भीड़। शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। अयोध्या के मिल्कीपुर में उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। पोलिंग बूथों पर लगी मतदाताओं की कतार। बीजेपी और सपा के बीच कांटे की जंग। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदाताओं से नेताओं की अपील। पहले करे मतदान, फिर करे जलपान। ट्विटर पर कांग्रेस बीजेपी में घमासान। आज प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे पीएम मोदी। 11 बजे करेंगे संगम में स्नान। गंगा आरती में पीएम मोदी होंगे शामिल। रामलला की आरती और दर्शन में बदलाव। 6 फरवरी से लागू होगा नया टाइम टेबल। 6 बजे सुबह श्रृंगार आरती के बाद रामलला के शुरू होंगे दर्शन। आजम खान की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। 19 साल पुराने मुकदमे में दोबारा जांच के आदेश। अधिवक्ता ने पुलिस की जांच पर उठाए सवाल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना और सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की जंग की। आज 2 बड़े राज्यों में चुनावी दंगल छिड़ा हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली में 70 सीटों पर मतदान जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई है। वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। नतीजे 8 फरवरी को जारी होंगे। अनुसूचित जाति एससी आरक्षित इस सीट पर 3,70,829 वोटर्स 10 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मुख्य रूप से इस उपचुनाव में मुकाबला समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद और बीजेपी के चंद्रभानु पासवान के बीच होने की उम्मीद है। बीएसपी उपचुनाव नहीं लड़ रही है। आपको बता दें, कांग्रेस इस सीट पर अपने गठबंधन सहयोगी समाजवादी पार्टी उम्मीदवार का सपोर्ट कर रही है। आजाद समाज पार्टी काशीराम ने भी इस सीट से उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। चुनाव के लिए 255 पोलिंग सेंटर और 414 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 210 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग और 25 केंद्रों पर वीडियोग्राफी की जा रही है। मतदान सिविल पुलिस, पीएसी और अर्धसैनिक बलों की सहायता से कराया जा रहा है। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद लोकसभा सीट जीतने के बाद सपा नेता अवधेश प्रसाद के मिल्कीपुर सीट खाली करने के बाद उपचुनाव की जरूरत पड़ी है। अब जबकि सपा इस सीट को बरकरार रखने की कोशिश कर रही है, भाजपा इस चुनाव को फैजाबाद में अपनी हार का बदला लेने के लिए अवसर के रूप में देख रही है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर अयोध्या जिले की एकमात्र विधानसभा सीट थी जिसे भाजपा ने हारा था। वहीं दिल्ली की बात करें तो राजधानी की सभी 70 विधानसभा सीटों पर 699 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 1,56,00,000 से ज्यादा मतदाता आज करेंगे। आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने सत्ता को बचाए रखने की कवायद में है, तो बीजेपी और कांग्रेस अपनी वापसी में है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और बसपा सहित कई अन्य दल भी चुनाव मैदान में हैं। ऐसे में सभी की निगाहें दिल्ली चुनाव पर लगी हैं, जिसके नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं और ये 2 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ राजधानी दिल्ली में मतदान सुबह 7 बजे से लगातार जारी है और दूसरी तस्वीर में मिल्कीपुर सीट जहां पर उपचुनाव हो रहा है। और ये 2 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां मिल्कीपुर सीट हो, राजधानी दिल्ली हो, सुरक्षा के कड़े इंतजाम और कतारों में लगे वोटर्स जो सुबह 7 बजे से यहां पर मतदान केंद्रों पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये चुनावी दंगल दिल्ली का आपको बता रहे हैं, जहां आज 1,56,00,000 मतदाता दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा उसके लिए वोट कर रहे हैं।
13,766 पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं और ये लगातार अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से लगातार जारी है। सभी 70 सीटों पर जारी मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। वोटिंग के लिए 414 बूथ बनाए गए हैं। कुल 3,70,829 मतदाता हैं। ये मिल्कीपुर का चुनावी रण आपको बता रहे हैं, जहां 1,92,984 पुरुष मतदाता हैं, 1,77,838 महिला मतदाता हैं। मिल्कीपुर का चुनावी रण, जहां 7 थर्ड जेंडर मतदाता भी इसमें शामिल हैं। 4,811 मतदाता पहली बार वोट कर रहे हैं। और हमारे साथ बातचीत के लिए बीजेपी प्रवक्ता श्याम सलोने वशिष्ठ हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसी के साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रखर श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रखर जी के पास हम चलेंगे। सर, जिस तरीके से आज 70 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है, 1,56,00,000 मतदाता आज दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा इसके लिए आज वोट कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल, क्या चौथी बार केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बनकर शीला दीक्षित का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ पाएंगे? प्रखर जी। दीपिका जी, आपको सबसे पहले नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और यहाँ पे बैठे हुए सभी प्रवक्ता बड़ों को मेरा नमस्कार। दीपिका जी, जिस तरीके से प्रखर जी, मैं तन्वी, आप अपनी बात पूरी करिए। मैं माफी चाहूंगा तन्वी जी, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तन्वी जी, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट होकर बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमने बीते 2 दिन के अंदर देखा, इलेक्शन कमीशन जहां मात्र 1 किलोमीटर जहां बैठा हुआ है, जहां पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ठीक 1 किलोमीटर उसी के अंतर्गत खुले आम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी द्वारा साड़ियां बांटी जा रही हैं, जूते बांटे जा रहे हैं, हजार रुपए बांटे जा रहा है। और ये तो छोड़िए, माननीय अरविंद केजरीवाल ने कल एक ट्वीट कर जिसकी उन्होंने आशंका जताई थी, कल वो सामने जाहिर हुआ। 500 रुपए दे के उंगलियों पे शाही लगाने का काम हो रहा था। तन्वी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन सब के बीच, इन सारी घटनाओं के बीच लोगों में एक अलग उत्साह है, एक अलग लहर है और उन लोगों ने मन बना लिया, दिल्ली के लोगों ने, कि फिर से एक बार अरविंद केजरीवाल जी को वोट करने जा रहे हैं। उन्होंने देखा है, मैं तन्वी जी, आप बहुत ही सम्मानित चैनल है, मैं जा रहा हूं ये न्यूज, और इसके लाखों, इसके करोड़ों दर्शक हैं। ये आपके दर्शक तन्वी जी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि बीते 2 सालों के अंदर जितनी भारतीय जनता पार्टी ने किसी पार्टी को यातनाएं दी है, सबसे ज्यादा अगर यातना किसी को दी है वो है आम आदमी पार्टी। हमारे सारे नेताओं को जेल में भेजने का काम करा, हर उस काम पे एलजी साहब द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा अड़ंगा लगाने का काम करा, मगर उसके बाद भी सिर्फ आम आदमी पार्टी एक ऐसी थी, अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे थे जिन्होंने दिल्ली के लोगों का काम करने में काम रुकने नहीं दिया। तन्वी जी, मैं सुनिश्चित कर रहा हूं उस चैनल पर, और हम तो जनता के, हम तो 3 बार चुनाव जीत चुके हैं और 3 बार हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने विवश कर दिया भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को
गलियों में जा जा के पर्चा बांटने के लिए, बड़े से बड़ा नेता की बात कर रहा हूं मैं। और इस बार के भी चुनाव में तन्वी जी अगर आप देखेंगी 241 सांसद लगे थे, 241 सांसद। और आपको मैं सम्मानित चैनल पे सुनिश्चित कर रहा हूं और मैं चाहूंगा इसको, मेरी बात को ऑन रिकॉर्ड ले लिया जाए कि चौथी बार फिर से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने वाली है। लोगों में एक अलग जोश है और एक अलग उत्साह है। माननीय अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल स्पष्ट करा है और हर आम आदमी पार्टी का पदाधिकारी दिल्ली वासियों को सुनिश्चित करता है, इन्होंने जो पैसे बांटे हो जी, पैसे ले लीजिएगा और वोट अपने बच्चे को भविष्य, बच्चे का भविष्य को देख के वोट। जवाब ले लेते हैं प्रखर जी, जवाब ले लेते हैं। श्याम सलोने वशिष्ठ भी हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। सर, जिस तरीके से प्रखर जी ने बोला कि भाजपा ने, देखिए अगर हम हर पार्टी की बात करें तो किसी भी हर पार्टी ने दिल्ली चुनाव में फ्री की योजनाओं का एक पिटारा खोल दिया है। हम सीधा सवाल आपसे करेंगे, दिल्ली में बीजेपी का 27 साल का वनवास क्या इस बार खत्म होगा? क्योंकि पिछला आंकड़ा उठा के देखें हम तो 1998 में बीजेपी की मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज यहां से मुख्यमंत्री थी, जिसके बाद से दिल्ली में करीब 27 साल का समय हो गया है जब से राजधानी में बीजेपी सत्ता में नहीं आई है। तो इस बार क्या लग रहा है आपको सर? मेरे मित्रों को भी राधे राधे। देखिए तन्वी जी, समाज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेतागण सभी अब ये कहने लगे कि उंगलियों पर स्याही लगाई जा रही है। अब भैया किसकी उंगली पर स्याही लगा रहे हैं? आपको कैसे मालूम है कि ये मतदाता आपका है या ये मतदाता आपका नहीं है? इसीलिए प्रधानमंत्री ने इसको आपदा कहा, क्योंकि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल जी ने ठगा नहीं। ऐसा कोई विभाग नहीं दिल्ली का जिस पर भ्रष्टाचार नहीं हुआ। के अंदर है ना, हरियाणा की जनता का जिस तरह से अपमान किया गया है, हरियाणा के लगभग 10 विधानसभा 8 विधानसभा वहां पर प्रभावित होती हैं, और हरियाणा की जनता को यह कहना कि आप लोगों ने दिल्ली की सरकार को, दिल्ली की जनता को मारने के लिए यमुना मैया में जहर घोला है, कितनी घिनौनी और छोटी आरोप लगाए गए। उत्तर प्रदेश बिहार के जो हमारे पूर्वांचल के भाई हैं बहनें हैं, उन पर कितने आरोप, क्या क्या नहीं अरविंद केजरीवाल ने बोला कि यही लोग आकर के यहाँ गंदगी फैलाते हैं, यही लोग आकर के यहाँ पर दिल्ली को गंदा करते हैं, यानी उनको गंदा बोल रहे हैं और उनसे कहते हैं कि हमें वोट कर दो। इस बार दिल्ली की जनता ने ये फैसला कर लिया है कि इस बार हर हाल में परिवर्तन होगा और आज उसकी आधारशिला रखी जा रही है। 8 तारीख को जब रिजल्ट आ जाएगा तो संजय जी आप देखेंगी, यही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो आज चुनाव आयोग कहेंगे कि मशीन हैक हो गई, हैक हो गई, यानी क्या क्या आरोप लगाएंगे। ये आरोप लगाने के लिए तैयार बैठी है सरकार, इनकी जा रही है। और मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि हमारे सर्वसम्मति से हमारे नेता है मोदी जी, जिसको चाहेंगे उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन सर यहाँ पर एक सवाल ये खड़ा होता है कि अगर हम पिछला आंकड़ा उठा के देखें, विधानसभा चुनाव की बात करें तो दिल्ली में जो दिल्ली की जनता है वो विधानसभा चुनाव में केजरीवाल को सपोर्ट करती है, लेकिन अगर यही आंकड़ा लोकसभा का उठा के देखें तो दिल्ली की जनता केंद्र में बीजेपी को सपोर्ट करती है। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है आपको कि क्या ये जो स्प्लिट वोटर पैटर्न जो चल रहा था वो क्या बदलाव होगा या उसी तरीके से चलेगा? जी, हमारा जो मतदाता भारतवर्ष का जो नागरिक है बहुत भोला भाला, ईमानदार, सच्चा होता है। केजरीवाल जी ने कई लुभावने वादे किए, कई लोभ दिए, तो उसमें जनता आ जाती है और विश्वास करके उनके ऊपर विश्वास किया और उनको वोट किया। लेकिन जो उन्होंने कहा था उसमें वो कहीं खरे नहीं उतरे। आज आप देख रही हैं पूरा स्वयं अरविंद केजरीवाल जी ये स्वीकार कर चुके हैं कि मेरी सीटें कम आ रही हैं। अभी वो हार का तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि मेरी सीटें कम आ रही हैं। आप निश्चित मान लीजिए अरविंद केजरीवाल 20 से 22 सीट पर सिमट जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी इस बार 50+ पर आ रही है। आपको 8 तारीख को ये दिखाई दे जाएगा। तब यही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के लोग कहेंगे कि ईवीएम हैक हो गई, प्रशासन ने हमको वोट नहीं डालने दिया, फिर इस प्रशासन पर ठीकरा फोड़ेंगे। फिर ये कहेंगे कि ये सरकार
सत्ता विरोधी की हमारे कार्यकर्ताओं को वोट नहीं डालने दिया गया। जैसे आज अभी हमारे प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के प्रखर जी ने कहा है कि उंगलियों पर स्याही लगाई गई है। बड़ी हास्यास्पद बात है ये, मतलब इनकी कैसे ट्रेनिंग आ रही है, भाई स्याही किसकी उंगली पर लगाओगे, आपको कैसे मालूम कि ये आपका वोट है या आपका वोट नहीं है। तो ये इस तरह की बयानबाजियां इनकी शुरुआत हो चुकी है, ये अपनी हार स्वीकार कर चुकी है। और मैं समझता हूँ दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। ठीक है, देखना होगा दिल्ली की जनता आज किन मुद्दों को लेकर वोट करेगी। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आगे भी चर्चा करेंगे। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में सुबह 7 बजे से सभी 70 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं और लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की। और सीमापुरी से हमारे संवाददाता मेघराज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम अपडेट के साथ। मेघराज, फिलहाल इस सीट से क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? जी मैम, मतदान की स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है मैम। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करना चाहेंगे। सर आपने वोट डाल दिया? जी। किन मुद्दों पर वोट डाला आपने? थोड़ा सा इधर को आइए। किन मुद्दों पर वोट डाला, आप क्या कहना चाहेंगे? सर पिछले 10 साल जो है हमारे यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है और हमारे कॉलोनी में आदमी का एक भी ऐसा कार्य नहीं है जो हम आपको गिना सकें। जो भी कार्य करा हमारे क्षेत्र में पिछले 15 साल में जब पूरा सरकार थी तो उन्होंने हमारे कॉलोनी में बहुत विकास कार्य कराए। और अब इस विकास कार्य से जो उन्होंने कहा है वो सारे रोड खराब हो गए, पानी की समस्या हमारे यहाँ हुई, बिजली की समस्या हमारे यहाँ हो गई। तो हम चाहते हैं कि उन्हें 15 साल के शीला दीक्षित के कार्य को देखते हुए हम कांग्रेस को एक बार फिर से लाएं। शीला दीक्षित जी के टाइम पर देखा जाए तो वीर सिंह जीगान जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने शीला दीक्षित के टाइम पर बहुत सारा काम किया। अभी कांग्रेस छोड़ के वो आम आदमी पार्टी में आ गए। वहीं देखा जाए तो आम आदमी पार्टी में जो राजेंद्र पाल गौतम थे सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र के, वो आम आदमी पार्टी छोड़ के कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया है। कांग्रेस से राजेश ललोटिया जी और आम आदमी पार्टी से वीर सिंह जीगान है और रिंकू कुमारी है, वो बीजेपी से है। तो आप ये बताइए, कांग्रेस में रहकर वीर सिंह जीगान ने इतना काम कराया, उसके बाद अभी जब आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली तो आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी में काम नहीं कराएंगे वीर सिंह? आप ये बताइए, आप खुद कह रहे हैं कि वीर सिंह जी ने कांग्रेस में रहकर काम कराया, उनको बल दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस के प्रत्याशी थे, कांग्रेस के विधायक थे, तो कांग्रेस के उससे काम कराया। अब वो चले गए। तो आपको आप क्यों ऐसा लग रहा है कि आप वीर सिंह जीगान काम नहीं कराएंगे? आम आदमी पार्टी है, पार्टी आइडियोलॉजी भी अलग है और पार्टी ही विकास कार्य करवाती है। पार्टी का जो विधायक होता है वही विकास कार्य कराएगा। जब हमें मालिक में जो पिछली बार हम विधायक से बोलते थे तो उनको अफसर लोग कहते थे हम अफसर काम नहीं करते थे। मेघराज, और हम जानना चाहेंगे कि आप जिस मतदान केंद्र के बाहर मौजूद है वहां से क्या कुछ अपडेट निकलकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? मेघराज, हमारी बात को सुने और हमारे विकास कार्य करा सके। और लिलोटिया जी आए हमारे क्षेत्र में और उनका जो कार्य क्षेत्र की पहली कार्य करने की अलग है, नेशनल लीडर है, हमारे यहाँ पर आए और हमें उम्मीद है कि अगर वो जीत के आए तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा कार्य करेंगे। जी, आपने जैसे कि देखा कि ये अभी कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले सपोर्टर हैं और कांग्रेस को सपोर्ट कह रहे हैं कि हमारे पास शीला दीक्षित जी के। ठीक है मेघराज, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता विश्व विजय सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो साल 2014 से कांग्रेस दिल्ली में ना ही लोकसभा और ना ही विधानसभा में अपना खाता खोल पाई है। इस बार कांग्रेस पार्टी कितना कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, क्या लग रहा है? सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। तन्वी जी, आपको और सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, दिल्ली में जो शीला दीक्षित जी और कांग्रेस पार्टी का काम था, उस काम को लोग याद कर रहे हैं। लोग इस बात को भी अब चुनाव के अंदर याद कर रहे हैं कि किस प्रकार से शीला जी को बदनाम करके, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करके दिल्ली में सरकार बनाई गई।
लोग इस बात को भी याद कर रहे हैं कि किस प्रकार से जनता के जो अधिकार हैं, जनता का जो काम है करने के बजाय आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी लगातार नूरा कुश्ती लड़ती रही, आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कराती रही और लोगों का काम नहीं हो पाया। तो इसलिए दिल्ली की जनता, दिल्ली के लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि इस बार शीला दीक्षित जी के काम को, कांग्रेस पार्टी के काम को और एक आरोप प्रत्यारोप से अलग हट करके एक सकारात्मक विकास की राजनीति करने वाली पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को मौका देंगे। और 2014 से सही है कि हम सरकार में नहीं है, लोगों ने एक लंबा अवसर दिया आम आदमी पार्टी और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को। तो ये दोनों पार्टियां जनता के काम करने के बजाय आपस में लड़ती रही, आपस में जो आरोप प्रत्यारोप लगाती रही और जनता का जो काम है वो काम नहीं हो पाया। इसलिए दिल्ली के लोग दुखी हैं, वो शीला जी को याद कर रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के काम को याद कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को वोट देने का उन लोगों ने मन बनाया है। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि इस बार आश्चर्यजनक परिवर्तन दिल्ली के अंदर होगा। कांग्रेस पार्टी को लोग भारी समर्थन देने की दिशा में लोग जा रहे हैं। निश्चित रूप से जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में एक बड़ा परिवर्तन दिल्ली के अंदर होने जा रहा है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के प्रवक्ता सनव्वर अली खान भी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम बात करेंगे कि दलितों का मसीहा कही जाने वाली आपकी पार्टी इस बार कितना कॉन्फिडेंट है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। सभी साथियों को, एंकर साहब को आदाब, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज तक जितनी भी सरकारें दिल्ली में आई हैं, लेकिन दिल्ली की जो समस्याएं हैं उनका चोली दामन का साथ रहा है, किसी ने भी समस्याओं को कम करने का काम नहीं किया। अभी जो सरकार चल रही थी, इस सरकार में इतना हिंसा और इतना सांप्रदायिकता का ग्राफ बढ़ा है, इतना कभी नहीं बढ़ा। एक तो जहां का जो आम आदमी है उसके लिए किसी सरकार ने काम नहीं किया, दलितों के ऊपर जुल्म है, अल्पसंख्यकों के ऊपर जुल्म है, और पानी की समस्याएं हो, चाहे आपका किसी भी तरह की समस्याएं हो, उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं हुआ। आज चंद्रशेखर आजाद भाई के रूप में दिल्ली की जनता टकटकी लगाए देख रही है कि जब चंद्रशेखर भाई यहाँ पर आएंगे और जब ही इस दिल्ली की समस्याओं का उद्धार होगा। और हम बहुत सीमित संख्या में अपने यहाँ पर कैंडिडेट्स हमने लड़ाए हैं और हमें पूरी आशा है कि वो बहुत ही भारी मतों से जीतकर आ रहे हैं और जनता के लिए काम करेंगे। ठीक है, हम रुक कर लेते हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रखर जी का। सर, जिस तरीके से तमाम अलग अलग विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि दिल्ली में जो सत्ताधारी पार्टी है पिछले 3 बार से कोई काम नहीं किया है, और अभी आपने सुना अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ताओं ने जो कहा, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को जवाब देना चाहता हूं। देखिए, हमें भारतीय जनता पार्टी से किसी तरीके से तन्नी निकला नहीं है। ये नैतिकता की बात किसी प्रकार से मत करा करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, आपके दर्शक बहुत अच्छी तरह जानते हैं, गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाली पार्टी, उनसे हमें कुछ सीखने की जरूरत है। ये राजनीतिक दल को सीखने की जरूरत है। जो भगवान राम के नाम पर चंदा चोरी करें, उनसे हमें सीखने की जरूरत है। हम तो कहते हैं कि हमने दिल्ली, देखिए, हर आम आदमी पार्टी, मेरे जैसे प्रवक्ताओं को, हर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गर्व की अनुभूति होती है। तन्वी जी, गर्व की अनुभूति होती है जब हमारे ही मैनिफेस्टो पे और राजनीति पर बात करना शुरू कर दें। माननीय अरविंद केजरीवाल जी कहते थे, हम राजनीति करने नहीं बदलने आए हैं, उसको हमने बदल के रख दी। आज आप देखिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, अपने मैनिफेस्टो में जो आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो था, मुफ्त बिजली, उन्होंने देने, वो भी लेकर आए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। श्याम सलोने सर से जवाब ले लेते हैं। सर, जवाब दीजिए। आपने सुना कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो है उन्होंने कहा, जवाब सुन लेते हैं। प्रखर जी, जवाब ले लेते हैं बीजेपी के प्रवक्ता से। सर, बोलिए। कर रहा हूं मैं, फिर आप मेरा जवाब दीजिएगा। मैं ध्यानपूर्वक जवाब सुनूंगा। मुफ्त बिजली
मुफ्त बस यात्रा। आज विवश हो गए, कह रहे हैं कि जिस स्तर पे अरविंद केजरीवाल जी ने स्कूल बनाए थे उससे भी अच्छे स्कूल हम बना के दिखाएंगे। अरे हम देखने गए तो थे गुजरात में स्कूल, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बंबू वाले टेंट में वो बैठे थे, वो टेंट ही उखाड़ के चला गया। तो मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर किसी तरीके की कोई बखान करती है तो उसको हम लोग सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि ये लोग छूटे हैं। बिल्कुल, जवाब ले लेते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता श्याम सलूने सर हमारे साथ है। सर जवाब दीजिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना है हमने शिक्षा हो गया, व्यवस्थाएं हो गई, स्वास्थ्य से रिलेटेड हो गया, हर मुद्दे पर हमने दिल्ली में काम किया है। सर अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। अभी आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। तन्वी जी, झूठों को क्या जवाब दिया जाएगा? ये वो लोग हैं जो सत्ता पाने के लिए किस तरह से कैसे रूप बदलते हैं, ये देश की जनता देख चुकी है। इन्होंने झूठे वायदे किए पंजाब में जाकर के, वहां कहा कि हम आपको 1000 रुपया महिलाओं को, बहनों को देंगे, आज तक नहीं दिए। ये सिर्फ बौखला गए। इन्होंने जब जिस ब्राह्मणों को, पुजारियों को, संतों को, जिन गुरुद्वारों में जितने भी मठाधीश हैं, जो भी पुजारी लोग हैं, उन सबको इन्होंने कितनी गालियां दी थी। कहते थे कि इनके साथ रहोगे तो तरक्की नहीं कर पाओगे, ये गर्त में ले जाएंगे। आज कह रहे हैं कि ये भगवान से मिलाने की एक सीढ़ी है, यही ये सिस्टम है कि इनके साथ रहोगे तो भगवान से मिल जाओगे, इसलिए इनको सम्मान दो और इनको धनराशि भी दी जाएगी। वो तो सीधा आरोप लगा रहे हैं आप पर कि आप भगवान के नाम पर राजनीति करते हैं। हम तो कहते हैं कि बिना भगवान के तो हम बोल भी नहीं सकते हैं, आपके सामने बैठ भी नहीं सकते। हम तो स्वीकार करते हैं बिना ईश्वर के। मैंने आरोप लगाया राम के नाम पे चंदा चोरी करने वाली जनता को। बिल्कुल बिल्कुल, आपके आरोप को देखिए, आप स्वतंत्र हैं, आपकी अभिव्यक्ति है, लेकिन देश की 140 करोड़ जनता अगर ये बात को मानती है तो हमको प्रधानमंत्री जी को नहीं लाती। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी नहीं बनते। इसलिए आपके आरोप निराधार हैं। आपके आरोप पर आप तो कल तक कहते थे कि कांग्रेस पार्टी, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, कांग्रेस पार्टी के साथ मैं कोई समझौता नहीं करूंगा, मैं इनका समर्थन नहीं लूंगा, मैं इनके साथ कोई किसी भी तरीके का गठबंधन नहीं करूंगा। आपके अरविंद केजरीवाल जी जो बच्चों की कसम खाने वाले आप लोग, और आप जाकर के कांग्रेस की गोद में बैठ जाते हो। एक मैं बहुत विनम्रतापूर्वक आपसे बात करूंगा। आप अगर इस बारे में बोल रहे हैं तो इस बारे में जरूर बोलिएगा कि जो आपने कहा था कि नीतीश बाबू के लिए सिटकनी बंद हो चुकी है, बताइएगा। जो जिसको आप टुकड़े टुकड़े कहें, पीडीपी पार्टी को कहते थे, उस वहां पे कश्मीर में जाके क्यों गठबंधन करा, ये भी के न्यूज के करोड़ों दर्शकों को यहाँ पे बैठ के बताइएगा जरूर। ठीक है, जवाब लेंगे प्रखर जी, जवाब लेंगे, लेकिन यहाँ वक्त की पाबंदी है। यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और आपके जवाब जरूर लेंगे। सर वक्त की पाबंदी है, यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जवाब आपका जरूर सुनेंगे। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर और लगातार बात कर रहे हैं, आपको लगातार अपडेट बता रहे हैं। जहां राजधानी दिल्ली की सभी 70 सीटों पर मतदान जो है वो सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और वहीं मिल्कीपुर सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। और मिल्कीपुर में मतदान केंद्रों का मंडलायुक्त और आईजी ने निरीक्षण किया है। आपको बता दें सुबह 7 बजे से यहां पर भी मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है और मंडलायुक्त और आईजी ने निरीक्षण के बाद क्या कुछ कहा, सुनिए। मिल्कीपुर विधानसभा में जो बाई इलेक्शन है उसको प्रारंभ कर दिया गया है। 7 बजे से वोट्स कास्ट हो रहे हैं और सब जगह शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन को संपन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। सेक्टर जोनल मैजिस्ट्रेट भ्रमणशील हैं, कहीं कोई समस्या अभी तक नहीं देखने को मिली है और प्रयास ये है कि फ्री और फेयर इलेक्शन हो, अच्छे वातावरण में हो। कहीं कोई दिक्कत अगर आएगी, छोटी मोटी जो दिक्कतें आती भी तो सेक्टर जोनल मैजिस्ट्रेट्स उसको अटेंड कर रहे हैं और हर प्रकार से अच्छा इलेक्शन संपन्न कराने का प्रयास किया जा रहा है।
संख्या आपको बता देंगे। संख्या मॉडल बूथ की संख्या इस प्रकार से बनाई जाती है कि ताकि ये हम लोग इंश्योर कर सके कि जो मतदाता है उसको कम से कम असुविधा हो वहाँ पर पहुँचने में, वोट कास्ट करने में। तो ये एक संख्या निर्धारित की जाती है जिला अधिकारी द्वारा, वो आपकी संख्या आपको अलग से बताएं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और बहुत व्यापक एक सिक्योरिटी स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाता है इलेक्शन में, और सब जगह पे सेंसिटिविटी के आधार पे ग्रेडेड वे में पुलिस की तैनाती की जाती है, और वहाँ पे सेक्टर जोनल मैजिस्ट्रेट्स, माइक्रो ऑब्जर्वर्स, इन सभी अधिकारियों को हम लोग तैनात करते हैं इलेक्शन में, और पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात है सभी मतदान केंद्रों पर, ताकि इलेक्शन में कहीं कोई दिक्कत ना आए, फ्री ऑफ इलेक्शन हम लोग कंडक्ट करा सकें। निर्देशों के क्रम में सभी लोग लगातार भ्रमणशील लेकर के सुनिश्चित करा रहे हैं कि सभी लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करें। जहां कहीं भी इस बात के लिए निर्देश दे दिए गए हैं कि जहां कहीं भी किसी ने कोई खुराफात करने की कोई चेष्टा की या कोई अफवाह फैलाने की कोई चेष्टा की या लोगों को अपने कर्तव्य के निर्वहन करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न की, वहां पर हम प्रभावी कार्रवाई करें। लेकिन साथ ही साथ हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो लोग यहाँ पर मतदान के अधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं वो अच्छी तरह से करें, और हमारी अपील भी रहेगी कि सभी लोग बढ़ चढ़ के मतदान के अधिकार का प्रयोग करें। और चलिए दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली की रोहिणी विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी ने वोट डाला है। रोहिणी विधानसभा में विजेंद्र गुप्ता ने वोट डाला। रोहिणी विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार विजेंद्र गुप्ता हैं जिन्होंने वोट डाला है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां सुबह 7 बजे से दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। आज लोकतंत्र का महापर्व दिल्ली में एक नई शुरुआत होने जा रही है। बदलाव के साथ लोग बड़ी संख्या में उत्साह के साथ मतदान के लिए निकल रहे हैं, और मैं लोगों को यही कहूँगा, दिल्ली के भविष्य के लिए मतदान करें। और ये आपका हाथ में जो आज ये मैजिक बटन है, इसको उसी तरह दबाएं जैसे आपने मैजिक बटन दबाया, 370 हट गई। मैजिक बटन दबाया तो भगवान श्री राम का मंदिर बन गया, और आज मैजिक बटन दबाएंगे तो दिल्ली में एक बदलाव होगा। और चलिए खबरों में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। संदीप दीक्षित ने भी, जो कि कांग्रेस उम्मीदवार हैं, उन्होंने वोट डाला है। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने वोट डाला। आपको बता दें, हाई प्रोफाइल सीट नई दिल्ली, जहां से अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी प्रत्याशी और इसी के साथ बीजेपी से परवेश वर्मा और कांग्रेस से संदीप दीक्षित जिन्होंने वोट डाला है। और चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं और सीधा एक सवाल लेंगे प्रखर सर से। सर, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी दिल्ली में अलग से चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस के साथ गठबंधन ना होना, क्या इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा? क्योंकि देखिए, माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस का वोटिंग परसेंट बढ़ता है तो इसका सीधा नुकसान आम आदमी पार्टी को होने वाला है। सर, देखिए, आज बहुत बड़ा दिन है। आज वोटिंग का दिन है। आज हर राजनीतिक दल का भविष्य तय होगा कि कौन सत्ता में बैठेगी, कौन विपक्ष में बैठेगी, और किसका जो ग्राउंड है उस राज्य से खत्म होने जाएगा। देखिए, बहुत पीड़ा होती है। हमारे आज कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं। देखिए, हमने हर तरीके से कोशिश करी, हर तरीके से चाहा, और इंडिया गठबंधन के सभी राजनीतिक दलों ने चाहा कि कांग्रेस को अब समझना चाहिए। जब हमने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने और राहुल गांधी जी ने कमान संभाली थी, तो हर राजनीतिक दल को लगने लगा था कि अब शायद जो कांग्रेस गलतियां कर चुकी थी, अब वो गलतियां नहीं करेगी। तन्वी जी, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि हमने देखा हरियाणा के चुनाव में, हमने
पूरा आम आदमी पार्टी ने हर तरीके से जतन और प्रयास करा। हमने कहा कि आप हरियाणा में बड़े भाई की भूमिका निभाइए और हम छोटे भाई की भूमिका निभाते हैं। हमें आप मैक्सिमम सीट्स पे आप चुनाव लड़िए, हमको कुछ सीमित सीटें दे दीजिए। हमारा भी वहां पर राजनीतिक दल है, हमारे भी कार्यकर्ता हैं, हमारे भी प्रत्याशी हैं। मगर हरियाणा के नेताओं द्वारा हम लोगों ने भाषाएं सुनी, किस तरीके से उन्होंने माने अरविंद केजरीवाल के बारे में बोला, किस तरीके से उन्होंने माने अखिलेश यादव जी के बारे में बोला। हमने उनकी भाषा सुनी, उनकी भाषा में किस तरीके से अहंकार था वो भी हमने देखा। तन्वी जी, यही चीज हमने दिल्ली में भी चाहिए। हमने देखा कि यहां पर हमारा राजनीतिक दल है, हम 3 बार से सत्ता में है, हम बड़े भाई भूमिका निभा ले रहे, आप छोटे भाई की भूमिका निभा लो, तो उसमें भी राजी नहीं हुए। तन्वी जी, आपको मैं बताना चाहता हूं, पीड़ा तब होती है, हर एक कार्यकर्ताओं को पीड़ा, और मैं जानता हूं यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए, उनको भी पीड़ा हुई होगी जब भारतीय जनता पार्टी का एक गाली गलौज नेता बोलता है किसके बारे में, इनकी शीर्ष नेत्री के बारे में, प्रियंका गांधी के गालों के ऊपर ओछी टिप्पणी करता है। यही इन्हीं के जो कांग्रेस के प्रदेश की कार्यकारिणी है, जिसमें अजय माकन आते हैं, संदीप दीक्षित आते हैं, एक भी एफआईआर दर्ज कराने नहीं गए दिल्ली के किसी भी थाने में। और हास्यास्पद तब हो जाता है, तन्वी जी अब सुनिए, हास्यास्पद तब हो जाता है जब यही अजय माकन और यही संदीप दीक्षित एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। किसमें दर्ज कराने जाते हैं? देशद्रोही कि ये जो मुफ्त की टिकट, ये जो मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे, ये देशद्रोह है। और इनका किसी भी तरीके का व्यक्तित्व अजय माकन के खिलाफ नहीं आता, संदीप दीक्षित के खिलाफ नहीं आता। तो आम आदमी पार्टी पहली एक पार्टी ऐसी थी जिन्होंने बिल्कुल स्पष्ट होकर अपना स्टैंड दिया था, कहा था कि इस तरीके की भाषा, गाली गलौज पार्टी के प्रत्याशी द्वारा बर्दाश्त नहीं करी जाएगी, चाहे वो हमारा विपक्ष का राजनीतिक दल क्यों ना हो। और मैं आपको सुनिश्चित करना चाहता हूं तन्वी जी, देखिए कांग्रेस का इस चुनाव में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। नुकसान इस तरीके से नहीं होने वाला है क्योंकि पिछली बार भी इनकी कोई सीटें नहीं आई, तो इस बार भी मैं सुनिश्चित कर रहा हूं कोई सीटें नहीं आएंगी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं। सर, जवाब दीजिए, जिस तरीके से कांग्रेस अपना खोया हुआ वजूद पाने के लिए पूरी मजबूती के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतरी है, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने आप पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जवाब दीजिए। देखिए, इनका जो अहंकार है, ये अहंकार सर चढ़ करके बोल रहा है। जो मैं पहले भी कहा कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो एक प्रकार का है, वो लोगों की चरित्र हत्या करते हैं। शीला जी के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ क्या क्या इन लोगों ने किया, ये कहीं छिपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी आदरणीय राहुल गांधी जी के खिलाफ और तमाम कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ निरंतर जो चारित्रिक हमले करते हैं और ये चरित्र हत्या करने के लिए जाने जाते हैं। इनका विकास से कोई वास्ता नहीं है, इन्होंने दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं किया है और इसीलिए लोग शीला दीक्षित जी को याद कर रहे हैं। ये कह रहे हैं लोकसभा चुनाव खत्म होते ही दिल्ली की जनता आज डिसाइड करेगी कि किसने कितना काम किया है और कौन सत्ता में आएगा, दिल्ली का राजा कौन बनेगा, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये दिल्ली की जनता तय करेगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बताते हैं, जहां दिल्ली के रिठाला विधानसभा में वोटिंग जारी। रोहिणी सेक्टर 4 के पोलिंग बूथ पर उमड़ी भीड़, ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां महिला और पुरुष मतदाताओं में भारी जोश दिख रहा है। लोग बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं। प्रियंका साहू। क्या उम्र है आपकी? 19। आज आप पहली बार वोट कर? यस, आई हैव अ फर्स्ट एक्सपीरियंस। क्या सोच कर के आए हो, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट बार था तो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हुआ, बट अच्छा लगा अंदर जाके। फर्स्ट वोट है मेरा ये। कुछ बताएंगे किन मुद्दों पर आपने वोट दिया? यही कि जो इंडिया की जो भी चीज़ें हैं उन सबको ठीक करने के लिए वोट दिया। मतलब सब कहते हैं कि अगर वोट देते हैं तो
अपने पसंद का जो भी हम लीडर चुनते हैं वो हमारे जो एरिया का वहाँ का जो भी चीज़ उसको ठीक से करते हैं, तो उसी के लिए वोट दिया। सबको वोट देना चाहिए। क्या कहेंगे, सबको वोट? यस, हाँ, सबको वोट देना चाहिए। जिनका वोट है उसको सबको देना चाहिए। वोट के दिन में छुट्टी मनाते हैं, उन लोगों के बारे में? हाँ, उन लोगों को ये पता नहीं क्यों लगता है, बट वोट सबका अधिकार है, सबको देना चाहिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। और दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच आपको बड़ी खबर प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज प्रयागराज दौरा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुबह 10:10 पर डीपीएस एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम मोदी। सुबह 10:45 पर अरील घाट जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। घाट से नाव के जरिए पीएम घाट पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज प्रयागराज के दौरे पर हैं पीएम मोदी। प्रयागराज में 2 घंटे से ज्यादा समय तक रहेंगे पीएम। अखाड़े प्रमुख और संतों से भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रयागराज एयरपोर्ट से सीधे दिल्ली रवाना होंगे पीएम मोदी। तो आज प्रयागराज के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करीब 2 घंटे का समय जब वो प्रयागराज में रहेंगे और 10:10 पर डीपीएस एयरपोर्ट पहुंचेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मधुर दरबारी लगातार जुड़े हुए हैं। मधुर, जिस तरीके से हम बात करें, आज प्रयागराज के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबसे पहले क्या कुछ इस कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी आपके पास दर्शकों को बताएं। मधुर। मंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज प्रयागराज दौरा है और संगम क्षेत्र में उनको जब वहां पे जो है आज उनका आगमन है। और सबसे बड़ी बात कि आज जो उनको यहाँ पे जो आ रहे हैं वो आज महाकुंभ 2019 में भी एक बार आ चुके हैं, यहाँ पे स्नान कर चुके हैं। तो एक बार ये आज जो है दूसरा जो है गंगा स्नान होने जा रहा है। तो 10:05 या 10:10 तक जो है वो बमरौली एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। दिल्ली से वो आएंगे बमरौली एयरपोर्ट। उसके बाद बमरौली एयरपोर्ट से डीपीएस स्कूल के लिए जो वहां पे हेलीपैड बना हुआ है अरेल के अंदर, वहां पे पहुंचेंगे। करीब 10:30 पर वहां पहुंच जाएंगे। 10:30 से वहां से जो है बाई रोड वो जो है घाट पे पहुंचेंगे। करीब 10:45 वहां पे अरेल घाट पे पहुंच जाएंगे। अरेल घाट से वहां से वो नाव के द्वारा जो है संगम जो आपका वीआईपी जेटी है वहां पे करीब 11 बजे वहां वो पहुंच जाएंगे, जहां 11 बजे उनके कार्यक्रम होने हैं। और उस कार्यक्रम में मैं आपको बता दूं कि जो अब की बार का जो कार्यक्रम है ये इनका संशोधित कार्यक्रम है, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो पहले का प्रोटोकॉल था वो करीब 5.25 घंटे उनको प्रयागराज में यहाँ पे समय देना था। लेकिन नया प्रोटोकॉल आ गया है। जिस नए प्रोटोकॉल के चलते जो उनके संशोधित कार्यक्रम है उसमें करीब 2 घंटा 20 मिनट वो आज प्रयागराज में रहने वाले हैं। और उसको लेकर कुछ कार्यक्रम में उनको कट भी किया गया है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि 11 बजे वो जब वहाँ प्रयागराज संगम पे पहुंचेंगे, वहां पे वीआईपी जेटी पहुंचेंगे नाव के द्वारा, तो वहां पे उनको जो है पहले तो वो स्नान करेंगे, गंगा स्नान करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2019 से पहले भी एक बार गंगा स्नान कर चुके हैं। और उसके बाद आज फिर वो जो है दोबारा जो है गंगा स्नान 2025 में करने जा रहे हैं। महाकुंभ जो बहुत बड़ा महादिव्य भव्य नव जो आयोजन है, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा समागम है, उसमें जो आज प्रधानमंत्री जी भी जो आज वहां पे उस आस्था की डुबकी को लगाने जा रहे हैं। और जिसको मैं बता दूं करीब 38 से 39 करोड़ लोग जो है अभी तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और प्रधानमंत्री मोदी भी आज वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज में मौजूद रहेंगे। और उसके साथ साथ करीब 11:30 बजे तक उसके बाद वो गंगा आरती और गंगा पूजन वहां पूजा अर्चना की जाएगी। और उसके बाद 11:30 बजे ऐसा माना जा रहा है कि वो साधु संतों से यहाँ पे भेंट भी कर सकते हैं। फिर 11:30 बजे वो यहाँ से वापस जो है अरेल घाट के लिए जाएंगे नाव से। फिर वहां पे करीब 11:45 पे जो है वहां से फिर वापस जो हेलीपैड जाएंगे, डीपीएस हेलीपैड, वहां से वापस वो बमरौली एयरपोर्ट आएंगे। करीब 12 बजे वहां पहुंच जाएंगे। 12:20 या 12:25 है वापस वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और इसके साथ साथ जो ये पूरा एक तरह से प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पुराना प्रोटोकॉल था उसको चेंज किया गया प्रधानमंत्री का, नया प्रोटोकॉल यहाँ पे लेके आया है। और उसके जो संशोधित कार्यक्रम है वो रूपरेखा इस प्रकार है। उसके साथ साथ मैंने आपको बता दूं कि केवल प्रधानमंत्री जी नहीं रहेंगे। आज देखा जाए तो प्रयागराज में योगी आदित्यनाथ जी भी उनके स्वागत के लिए यहाँ पे मौजूद रहेंगे। उनके साथ साथ कई मंत्री भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। उसके दोनों डिप्टी सीएम भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो योगी आदित्यनाथ के साथ साथ जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं प्लस केशव प्रसाद मौर्य आपके जो डिप्टी सीएम है और ब्रजेश पाठक जो दोनों डिप्टी सीएम है वो भी प्रधानमंत्री की वहां पे जो स्वागत के लिए वहां पे मौजूद रहेंगे और स्नान करेंगे, गंगा पूजा करेंगे। और उसके बाद आरती होगी, महागंगा आरती होगी और उसके बाद पूजा अर्चना भी की जाएगी। जैसा मैंने बताया कि प्रधानमंत्री जो है साधु संतों से भेंट भी कर सकते हैं। लेकिन संशोधित कार्यक्रम उनका आ चुका है। प्रोटोकॉल जो पुराना था उसको चेंज करके नया प्रोटोकॉल आ चुका है। उसके साथ साथ
कई जो मंत्री भी हैं वो भी यहाँ पे उनके स्वागत सत्कार के लिए यहाँ पे मौजूद रहेंगे। और जहां तक मैं आपको बता दूं कि पिछली बार 2019 में प्रधानमंत्री यहाँ पे आए थे और उन्होंने यहाँ पे गंगा स्नान किया, तो उस प्रकार इस तरह से देखा जाए तो ये महाकुंभ में जो उनका दूसरा स्नान होने जा रहा है, जो गंगा स्नान करने जा रहे हैं। उस बार जब आए थे तो उन्होंने स्वच्छ कर्मियों को जो है पांव धो करके जो है वहां पे आशीर्वाद प्राप्त किया था और बहुत बड़ा एक पुण्य का काम उन्होंने यहाँ पे संगम में 2019 में किया था। उसके बाद अभी 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आए थे, जब उन्होंने पूरे जो है यहाँ का जो कार्यकाल जो यहाँ की जो समीक्षा बैठक की थी और पूरी तैयारियों का यहाँ पे जायजा लिया था। जो प्रयागराज में जो आपके जो तैयारियां हो रही हैं जो महाकुंभ को लेकर 13 दिसंबर को यहाँ पे मौजूद थे और करीब 5500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को जो 167 परियोजनाएं थी उनको यहाँ पे शिलान्यास और उनका जो है लोकार्पण किया था। तो ठीक है मधुर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज प्रयागराज के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संगम में पवित्र स्नान करेंगे। 2 घंटे से ज्यादा का समय जब वो प्रयागराज में रहेंगे पीएम मोदी, और इसी के साथ अखाड़ों के प्रमुख और संतों से भी मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज प्रयागराज के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।